नमस्कार साथियों। तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर पोएट्री की एक और फॉर्म, पोएटिक फॉर्म दैट इज एपिक। अब बेटा एपिक क्या है? एपिक इज द लॉन्ग नरेटिव पोएम। ये पोम का एक बड़ा फॉर्म है, दैट इज अ लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो चलते हैं एपिक की तरफ। एपिक एक्सप्लेन चलते हैं, समझिए। अब एपिक है क्या? व्हाट इज एन एपिक? एपिक सबसे पहले इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये बेटा ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन सा ग्रीक वर्ड है? दैट इज इपोस। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एपिक वर्ड, दैट इज इपोस। और इपोस का क्या मतलब है? इपोस मीन्स अ वर्ड। इपोस का मतलब होता है, इट मीन्स अ वर्ड। ठीक है, अब ये एपिक का मतलब हम समझ गए, ये ग्रीक से डिराइव्ड हुआ है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? इपोस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या बात करेंगे कि ये बेसिकली किस टाइप की पोयम है। सो इट इज अ लॉन्ग नरेटिव, इज अ लॉन्ग नरेटिव पोम। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोम है। ठीक है, एंड इट इज द हाईएस्ट जॉनरा ऑफ पोएट्री। ये सबसे हाईएस्ट जॉनरा है पोएट्री का। हाईएस्ट genre of poetry. It is the highest genre of poetry. ठीक है, ये मतलब पोइट्री के जैसे फॉर्म्स हमने पढ़ी, लिरिक हो गया, सोनेट हो गया, ये सब में हाईएस्ट जॉनरा में मानी जाती है क्या? एपिक। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट दैट इट इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स। ये किस में लिखी जाती है? ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है, और दैट इज इन आयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ठीक है, सो ब्लैंक वर्स पहले बता दूं। ब्लैंक वर्स होता है अनराइम्ड वर्स, इट इज द अनराइम्ड वर्स ऑफ 5 फीट। 5 फीट का अनराइम्ड वर्स होता है जिसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। ठीक है, और इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब इसको लिखा किस स्टाइल में जाता है? ये इसकी लिखने की स्टाइल क्या होती है? सो इट इज रिटन इन द एलिवेटेड स्टाइल। एक एलिवेटेड स्टाइल में से लिखा जाता है। एलिवेटेड स्टाइल कह लो या फिर इसको कह लो ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे रामायणा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज कैसी होती है? सो इसकी लैंग्वेज होती है बेटा सबलाइम। बेसिकली अगर बात करें कि किस मूड में लिखी जाती है, तो इट इज रिटन इन अ सीरियस मूड। कोई इसमें हंसी मजाक की या मॉक वगैरह की बात नहीं होती। सो इट इज रिटन इन अ सीरियस मूड। ये सीरियस मूड में लिखी जाती है। ठीक है, और बेटा इसका मेन थीम भी हम जान लेते हैं कि इसका थीम क्या है, किस टॉपिक पे लिखी जाती है ये। सो इट्स थीम इज रिलीजियस एंड हीरोइक थीम। तो ये लिखी जाती है। थीम, इसका थीम डिस्कस करेंगे आगे। इसका थीम होता है एपिक का, इट इज रिटन ऑन हीरोइक थीम। ये हीरोइक थीम पे लिखी जाती है और रिलीजियस थीम पे लिखी जाती है। इट इज रिटन ऑन हीरोइक और रिलीजियस थीम। ठीक है, और सेलिब्रेट किसको करती है ये? इट इज बेसिकली सेलिब्रेटिंग, इट इज celebrating the नेशनल हीरोज और रिलीजियस फिगर्स। नेशनल हीरोज को सेलिब्रेट करती है ये। ठीक है, या फिर और रिलीजियस फिगर्स को। ठीक है, जैसे अब राम हो गए,
पूरी रामायण राम के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है, पूरी रामायण घूम रही है ना उनके आसपास ही, तो रिलीजियस फिगर ही है ना राम। सो ये सेलिब्रेट करती है नेशनल हीरोज को, नेशनल कोई हमारे नेशन का कोई पर्टिकुलर हीरो, जैसे महात्मा गांधी हो गए या कोई नेशनल हीरो हो गया, या फिर कोई रिलीजियस फिगर हो गई। रिलीजियस फिगर कैसे हो गई बेटा, जैसे राम हो गए फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण हो गए, इस टाइप से रिलीजियस फिगर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, एक ही सुप्रीम हीरो होता है, मतलब एक ही हीरो होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, साइड हीरोज होते हैं। मतलब मेन कैरेक्टर एक ही होता है, जैसे राम है वो मेन है, अब जैसे राम के साथ लक्ष्मण हो गए, सीता हो गई, ये सब कैरेक्टर्स हैं, उनके आसपास के साइड हीरोज हैं, बट दिस सुप्रीम हीरो is one, supreme hero is one, and there are side heroes, and there are side heroes, और इसमें क्या होता है, वन मेन विलन होता है, सो देयर इज वन मेन विलन, ठीक है, वन मेन विलन, जैसे रामायणा में वन मेन विलन कौन था, रावण था, तो इसमें वन मेन विलन होता है एंड मेनी साइड विलन्स, एंड मेनी साइड विलन्स, ठीक है। अब इसमें आगे चर्चा करते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं एपिक पे जो कि हम जानना चाहेंगे। तो डेस्टिनी होती है बेटा किसकी, पूरी ट्राइब की, सो द डेस्टिनी ऑफ होल ट्राइब डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, द डेस्टिनी ऑफ होल ट्राइब, ठीक है, डिपेंड्स किस पे करती है, होल ट्राइब और ठीक है, और ह्यूमन रेस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम हीरो, एक सुप्रीम हीरो पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम हीरो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में इन्वोकेशन होती है, यानी कि आवाहन होता है किसका, गॉड और गॉडेसेस का, इन द स्टार्टिंग ऑफ द एपिक, ठीक है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, उसमें भी इन्वोक किया गया था किसको, म्यूज को, देवी को, ठीक है। सो इट इज इन दिस, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में किसी भी एपिक की स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इन्वोकेशन किया जाता है गॉड या गॉडेसेस का। सो इन्वोकेशन of God, ठीक है, invocation of God और goddesses, invocation of God और goddesses, ठीक है, in the beginning of the epic, and और जो इसका पूरा जिस्ट होता है ना, क्या कहते हैं, इस एपिक का जो पूरा जिस्ट होता है, पूरा निचोड़ होता है, वो वो किस में लिखा जाता है, सो द जिस्ट ऑफ whole epic, is written in the first few lines, ठीक है, is written in the first few lines, में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इसका जो पूरे एपिक में आगे होने वाला है, इसका जो जिस्ट है, मेन जो सार है, वो किस में लिखा जाता है, इट इज रिटन इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स। और इसमें क्या होता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं एपिक के अंदर, सो देयर आर सुपर नेचुरल
supernatural elements, ठीक है, supernatural elements also participate in this. बेटा इसको लिखा जाता है एपिक को लिखा जाता है मिनिमम 12 बुक्स में, मतलब कम से कम एक एपिक पूरा करने के लिए हमें 12 किताबें तो चाहिए ही है. सो इट इज रिटन इन, किसमें लिखा जाता है, रिटन इन, ठीक है, रिटन इन 12 बुक्स, मिनिमम 12 बुक्स, ठीक है. मिनिमम कितनी बुक्स में लिखा जाता है, 12 बुक्स में लिखा जाता है, ठीक है. और मैक्सिमम कितनी बुक्स में लिखा जाता है, इट इज रिटन इन मैक्सिमम. और ज्यादा से ज्यादा कितनी बुक्स में लिखा जा सकता है, 24 बुक्स में. सो इट इज मैक्सिमम रिटन इन द 24 बुक्स. उसके अलावा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे 24 बुक्स में कौन कौन से लिखे गए हैं, ठीक है. इन 24 बुक्स इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है. होमर की लिखी गई है 24 बुक्स में, ठीक है. होमर्स, इलियड एंड ओडिसी, ठीक है. और दे आर, इलियड और ओडिसी क्या है, ये फोक एपिक्स हैं. दे आर कॉल्ड फोक एपिक और प्राइमरी एपिक्स. बेटा एक सबसे, ये तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे क्या कहते हैं 24 बुक्स में सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम बुक्स में कौन सी लिखी गई है पूछा जाए तो इलियड एंड ओडिसी, और किसकी है, होमर की है. और ये एक फोक एपिक के नाम से पॉपुलराइज्ड है या प्राइमरी एपिक के नाम से पॉपुलराइज्ड है. और एक और है जैसे बियोवुल्फ. बियोवुल्फ क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट, it is the oldest epic, it is the oldest epic and it is called national epic of England. और इसको सबसे oldest epic है, उसको कहते हैं national epic of England, ठीक है. तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है विच इज द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, तो आंसर यही है बियोवुल्फ. और कौन सा ओल्डेस्ट एपिक है इंग्लैंड का, तो वो भी बियोवुल्फ ही है, ठीक है. सो बियोवुल्फ ध्यान रखना है, इलियड एंड ओडिसी ध्यान रखना है आपको. एपिक के अंदर ये कुछ चीजें हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं, जो पेपर में आते हैं. नेक्स्ट अब चर्चा करते हैं किस पे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं कुछ. ये क्या है, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो एपिक होता है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ एपिक, डिफरेंट काइंड ऑफ एपिक. कौन सा है, एक अलग, थोड़ा सा अलग एपिक का फॉर्म कौन सा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एपिक. सेकेंडरी एपिक कहते हैं उसको, ठीक है. या फिर सेकेंडरी एपिक को क्या कहा जाता है, लीजेंडरी एपिक भी कहा जाता है. अब इसके कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर सके कि सेकेंडरी एपिक होता क्या है बेटा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वर्जिल होता है ना, वर्जिल, जो वर्जिल थे उनकी वर्जिल्स एनीड, वर्जिल्स एनीड बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, सेकेंडरी एपिक का या लीजेंडरी एपिक का, ठीक है. और एक और है फॉर एग्जाम्पल मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, वो भी लेजेंडरी एपिक का ही एग्जाम्पल है. एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और
जो क्लासिकल एपिक होते हैं ना, क्लासिकल एपिक आर influenced by classical epics influenced by Virgil. सो बेसिकली इसमें फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए, एपिक में पूछा जाए, अगर ऑप्शन में आए आपको इनमें से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच ज्यादा यूज होती है एपिक में, तो बेटा आप टिक लगाएंगे किस पे? होमरिक सिमिली पे। होमरिक सिमिली जो है सबसे ज्यादा यूज्ड होती है इस फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच जो यूज होती है किसमें? एपिक में। सो इट इज द फिगर ऑफ स्पीच विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द एपिक। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा यूज्ड होती है एपिक में? सो इट इज होमर सिमिली। ठीक है, होमर की सिमिली है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी किसके बारे में आपको? एपिक के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन बताऊंगी कुछ। ठीक है, डेफिनेशन किसके द्वारा? बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल द्वारा। इट इज एन इमिटेशन, it is an imitation of a serious action और वो serious action जो that is whole and complete ठीक है, with a beginning comma a middle and a ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये एरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी है इसकी कि एक इमिटेशन होता है किसका? सीरियस एक्शन का, दैट इज होल एंड कंप्लीट विद अ बिगनिंग, जिसका एक बिगनिंग भी होता है, एक मिडल भी होता है और एक एंड भी होता है। तो तीनों चीजें होती हैं किसमें? इस डेफिनेशन, इसके क्या कहते हैं एपिक के अंदर। इट हैज अ बिगनिंग, इट हैज अ मिडल एंड इट हैज अ एंड। ठीक है, और इट हैज पार्ट्स, इसमें पार्ट्स भी होते हैं। कैसे? इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एपिक के भाग बता रही हूं मैं, जस्ट लाइक ट्रेजेडी। इसके जैसे ट्रेजेडी में चीजें होती है ना, जैसे ट्रेजेडी के पार्ट्स होते हैं, वैसे ही एपिक के भी पार्ट्स होते हैं। कैसे कैसे? इसमें प्लॉट भी होते हैं, ठीक है, करेक्टर भी होते हैं और थॉट भी होता है, डिक्शन भी होता है, ठीक है, और कैथारसिस भी होता है, एंड कैथारसिस। ठीक है, और ये सब होने की वजह से थॉट, डिक्शन, कैथारसिस, इसको नेक्स्ट पुट, इट इज बीइंग पुट नेक्स्ट टू द ट्रेजेडी। इसको ट्रेजेडी के बगल में रखा गया है। सो ये सब होने की वजह से इट इज बीइंग पुट नेक्स्ट टू द ट्रेजेडी। इसको नेक्स्ट पे रखा गया है किसके? ट्रेजेडी के। सो इट इज बीइंग पुट नेक्स्ट टू द ट्रेजेडी बाय हिम, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स और पार्ट्स जो हैं किसमें भी होते हैं? ट्रेजेडी में भी प्रेजेंट होते हैं। प्लॉट, डिक्शन, करेक्टर, थॉट, ये सारे एलिमेंट्स ट्रेजेडी के भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी दे चुकी हूँ। पहले मैंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए आपको? बहुत सारे पहले एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि बियोवुल्फ, इलियड एंड ओडिसी, वर्जिल्स एनीड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको, पैराडाइज लॉस्ट, इस तरीके के एपिक के एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। बट कुछ और आपको, ताकि क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको, तो और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे डिवाइन कॉमेडी का एग्जाम्पल भी है एक, डिवाइन कॉमेडी
ये भी एक एपिक है बेटा, इट इज ऑल्सो एन एपिक बाय दांते। ठीक है, ये भी एक दांते का एपिक है, और ये किस में है बेटा, टर्जा राइमा में है। इट इज इन द टर्जा राइमा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देती हूँ, क्या, फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, फेरी क्वीन, स्पेंसर, स्पेंसर द्वारा लिखा गया ये। ठीक है, और किसमें है, स्पेंसेरियन स्टेंजा में, इट इज इन स्पेंसेरियन स्टेंजा। ठीक है, स्पेंसेरियन स्टेंजा में, और ये है क्या, एलिगरी। एक इंपॉर्टेंट है क्या, शुराब एंड रुस्तम, ये भी एक इम्पोर्टेंट एपिक है, किसके द्वारा है, भाई मैथ्यू अर्नल्ड है, और ये लिया कहां से गया है, मैथ्यू अर्नल्ड द्वारा है, और इट इज बीइंग टेकन फ्रॉम, इसका एलिमेंट्स जो इसकी मतलब वर्क का थीम है, ये लिया गया है फिरदौसी, फिरदौसी, ठीक है, के शाहनवाज से, शाहनामा से। ठीक है, सो इट इज टेकन फ्रॉम फिरदौसी के शाहनामा से इसको लिया गया है, इसका एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रुस्तम, शोराब एंड रुस्तम जो मैथ्यू अर्नल्ड द्वारा दिया हुआ वर्क है, इसका जो एलिमेंट है, इसका जो थीम है, वो कहाँ से लिया गया है, फिरदौसी के शाहनामा से इसको लिया गया है। ठीक है, इसका थीम। और एक और है वर्क एपिक का इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइपेरियन। ठीक है, हाइपेरियन ले लेते हैं, हाइपेरियन, और हाइपेरियन सबको पता होना चाहिए, मैं बेटा बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, क्लास में बता चुकी हूँ, दैट इज बाय जॉन कीट्स। ठीक है, और ये इन्होंने लिखा था, जो हाइपेरियन था, इन्होंने कब लिखा, पहले इन्होंने केयरफुल रीडिंग की किसकी, पैराडाइज लॉस्ट की, और उसके बाद केयरफुल रीडिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट करने के बाद इन्होंने क्या लिखा, हाइपेरियन लिखा। सो जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आफ्टर द केयरफुल रीडिंग ऑफ, केयरफुल रीडिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की केयरफुल रीडिंग के बाद इन्होंने ये निकाला। अब आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, किसके, एपिक्स। बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको, कैसे, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जैसे कि दैट इज, एक तो प्रिल्यूड, ठीक है, प्रिल्यूड है, और एक है मोटी डी अर्थर। ठीक है, मोटी डी अर्थर, ये दोनों वर्क हैं, किसके वर्क हैं, एक प्रिल्यूड बेटा हमें पता है वर्ड्सवर्थ का वर्क है, और कितनी बुक्स में लिखा गया है, इट इज रिटन इन 14 बुक्स, 14 बुक्स में लिखा गया है ये। ठीक है, और एपिक आपको पता है ना बेटा, एपिक 12 से 24 बुक्स में होता है टोटल, तो ये 14 बुक्स में ही है, तो इट इज एन एपिक। और एक मोटेड डी अर्थर है, ठीक है, ये क्या है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है, ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है। ठीक है, और ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, एपिक की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं मॉक एपिक की तरफ। व्हाट इज एन मॉक, ये नाम से ही पता चल रहा है, कुछ मॉक, कुछ कॉमेडी, नॉन सीरियस मैटर। सो दिस इज एन एपिक, ये एपिक है, पर इस एपिक के दौरान कोई सीरियस बात नहीं हो रही, नॉन सीरियस बातों पे है। सो क्या क्या है इसमें, नॉन सीरियस मैटर, नॉन सीरियस मूड पे है, ठीक है, सटायरिकल है,
सटायरिकल इन नेचर है, ठीक है। और बताइए, ये बेटा ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, आप बताइए। हाँ वेरी गुड, खड़े होके। ट्राइबल सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक। ट्राइबल, ट्राइबल थीम होता है, बिल्कुल ठीक। बहुत तुच्छ सा मैटर होता है, बहुत ट्राइबल सा थीम होता है, ठीक है। एंड इट इज बीइंग प्रेजेंट, तो बट प्रेजेंट किस में होता है? इट इज बीइंग प्रेजेंटेड इन ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल में इसको प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेड इन ग्रैंड स्टाइल, ठीक है। अब मॉक एपिक का आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। क्या? फॉर एग्जांपल, कौन सा? द बैटल ऑफ द बुक्स। द बैटल ऑफ द बुक्स किसके द्वारा? बाय जोनाथन स्विफ्ट, बाय जोनाथन स्विफ्ट। और ये किसमें लिखा गया? इट इज रिटन इन द प्रोज। सो इसका एक और एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, द रेप ऑफ एग्जांपल दे देते हैं, द रेप ऑफ लॉक, द रेप ऑफ लॉक, ठीक है। किसके द्वारा है? बाय अलेक्जेंडर पोप, बाय अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है मॉक एपिक का, इसी का ही है, मॉक एपिक का एग्जांपल है, ठीक है। और एग्जांपल बेटा बहुत सारे हैं अभी जो मुझे, ये मॉक एपिक के एग्जांपल्स हैं, से तो ढेर सारे एग्जांपल हैं, पर आपके लिए इतना मैटर बहुत होगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आई एम एबल टू क्लियर द एपिक पार्ट। मुझे ये आशा है कि मैं आप सबको एपिक पार्ट क्लियर कर पाई होंगी। सो अब चलते हैं अपने आगे के एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। बुक्स आर देयर, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द पैराडाइज लॉस्ट। अब वो पूछ रहा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके अंदर कितनी टोटल बुक्स है। बेटा मैंने आपको अभी क्या कहते हैं बताया था, किसका? प्रिल्यूड का बताया था कि प्रिल्यूड में 14 बुक्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट में बताइए कितनी बुक्स हैं? पैराडाइज लॉस्ट में टोटल 12 बुक्स हैं, ठीक है। पहली बार इसमें कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स थी। बेटा आप बताइए फिर दोबारा क्या कितनी ऐड हुई थी? उसके बाद उसमें 2 ऐड हुई थी, ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल? 12 बुक्स हो गई। द एक्शंस ऑफ द डैश ऑफ एन एपिक गाइड्स द डेस्टिनी ऑफ अ ट्राइब, नेशन और ह्यूमन रेस। जो एक्शन होते हैं, किसके एक्शन पे डिपेंड करता है क्या एपिक की डेस्टिनी? किसकी? जो पूरी ट्राइब होती है उसमें, एपिक में, उसकी डेस्टिनी, नेशन और ह्यूमन रेस। तो हमें बताना होगा कि कौन किसके एक्शंस पे डिपेंड करती है पूरी की पूरी ट्राइब की डेस्टिनी। तो एक्शंस होते हैं हीरो के, हीरो के जैसे एक्शन होंगे। जैसे राम ने अगर तीर ना चलाया होता रावण के, तो मतलब जो भी राम के एक्शंस थे वो डिसाइड करते हैं पूरी ट्राइब की क्या जीत होगी या हार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। स्पेंसर का एक वर्क है फेरी क्वीन। ये वर्क इन्होंने लिखा था क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज में। एलिजाबेथ क्वीन थी उस समय, उनकी प्रेज में, उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था, फेरी क्वीन। तो इसमें हमें क्या बताना है? डैश इज द हीरो। इसमें हीरो कौन था? इसमें हीरो थे किंग अर्थर। नेक्स्ट, द एक्शन इन एन एपिक इन्वॉल्व्स डैश डीड्स इन बैटल्स। जो एक्शंस होते हैं, किसके एक्शंस? द एक्शंस इन एन एपिक, एक एपिक के अंदर जो भी एक्शंस होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं, क्या इन्वॉल्व करते हैं? दे इन्वॉल्व सुपर ह्यूमन डीड्स इन बैटल्स, यानी कि सुपर ह्यूमन डीड्स को इन्वॉल्व करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, सुपर ह्यूमंस ही कर सकते हैं। ऐसे ऐसे एक्शंस दिखाते हैं एपिक्स में जो हम आम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। तो कुछ जैसे कि पत्थर पे चलना,
पानी में पत्थर का तैरना और उस पे ह्यूमन बींग्स का चल देना, तो मतलब कुछ ऐसे ऐसे एक्शंस, हवा में उड़ के लंका तक पहुंचना, तो ऐसे ऐसे हीरोइक एक्शंस दिखाते हैं जो सुपर ह्यूमंस ही कर सकते हैं, आम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। इन होमर्स ऑडिसी, होमर का एक वर्क है ऑडिसी, उसमें ओडिसियस वॉन्डर्स ओवर द, ओडिसियस जो था वो वॉन्डर करता है ओवर द मेडिटेरेनियन सी बेसिन, तो मेडिटेरेनियन बेसिन के ऊपर वो वॉन्डर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन वर्जिल्स एनीड, मैंने डिस्कशन की थी, बताया था आपको भी वर्जिल के एनीड के बारे में। तो इन वर्जिल्स एनीड, एनीस इज द सन ऑफ गॉडेसेस, यानी कि थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है बेटा, इधर सैन आ गया तो सन लिख लीजिए। तो वर्जिल की जो एनीड है उसमें जो एक एनीस नाम का था वो सन था, बेटा था किसका, गॉडेस, दैट इज एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट का सन था। सो वर्जिल की एनीड में एक एनीस थे, एनीस, ही वॉज, ये सन थे, किसके सन थे, ही वॉज द सन ऑफ एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट के सन थे, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रल थीम क्या था होमर की इलीड का, इलियड, होमर का वर्क था इलियड, उसका मेन थीम मकसद क्या था उसका, इट इज डी, दैट इज द ट्रोजन वॉर। उसमें मेन जो सारे डिस्कशन है, सब कुछ है, वो ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है। विच लैंग्वेज इज डिवाइन कॉमेडी रिटन इन, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है जिसमें डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है। डिवाइन कॉमेडी बेटा किसका वर्क है, दांते का, दांते का एपिक है, ठीक है, इट इज दांतेज एपिक, और ये लिखा गया है किसमें, लैटिन लैंग्वेज में। नेम द लेफ्टिनेंट ऑफ सैटर्न इन द पैराडाइज लॉस्ट, शैतान का लेफ्टिनेंट कौन था, दैट इज बिल्जीबब। याद रखना बेटा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, शैतान के साथ कौन रहता था, बिल्जीबब, उसका नाम था बिल्जीबब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरो ऑफ होमर्स इलियड इज, होमर की जो इलियड है वर्क, उसमें हीरो कौन था, इट इज एकिलीज, एकिलीज था हीरो होमर की इलियड का। आपको पता है ना एकिलीज की क्या स्टोरी है, एकिलीज वो व्यक्ति था जिसको एक ब्लेसिंग मिली हुई थी कि उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें कोई भी मतलब हार्म नहीं कर सकता या फिर उसको कोई मार नहीं सकता, बट एक उसका पार्ट था कौन सा, उसकी एंकल, उसके पैर का जो एंकल थी वो ऐसा पार्ट था जो कि प्रोटेक्टेड नहीं था, उस पे कोई भी व्यक्ति वार कर सकता था और वो उसको क्या कर सकता था, उसको उसके थ्रू मार सकता था, किल कर सकता था। तो एकिलीस एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसको एक ब्लेसिंग मिली हुई थी कि वो उसके सारे बॉडी पार्ट्स प्रोटेक्टेड हैं, बट एक जो उसका एंकल था, जब वो एक ऐसे वाटर में, मतलब एक कहते हैं ना एक ऐसा पानी होता है होली वाटर जिसमें डिप करो तो क्या, उसमें से डिप करके निकालो तो उसमें क्या हो जाता है कि वो पूरी तरह उस वाटर से एस प्रोटेक्टेड हो गया था जब डिप हुआ, उस वाटर के अंदर डूबा। बट जब उसकी मम्मी, उसकी मदर ने उसको पकड़ा था, कहाँ से पकड़ा था, एंकल से, पैर उसका ऐसे करके होल्ड किया हुआ था, तो जिस जगह से उसकी मदर ने उसको पकड़ा था वो उसका एरिया जो है, वो एरिया उसका पानी में डिप होने से बच गया था। सो उस एरिया पे जिसने भी वार किया या उस एरिया को जिसने भी क्या कहते हैं टच, मतलब उस पर जिसने भी प्रहार किया, वो एरिया जो है उससे उसकी डेथ हो गई। सो एकिलीज वो पर्सन था, सो ही इज द हीरो ऑफ दैट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट्स द एंटायर ह्यूमन रेस इन द पैराडाइज लॉस्ट, कौन रिप्रेजेंट करता है इनमें से एंटायर ह्यूमन की रेस को, एंटायर ह्यूमन रेस को कौन रिप्रेजेंट करता है पैराडाइज लॉस्ट में। सो इट इज एडम, एडम जो है वो हम ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एडम सबसे पहले आया था, सबसे पहला ह्यूमन बींग एडम था। सो पूरी ह्यूमन रेस को कि कैसे शुरुआत हुई ह्यूमन बींग्स की, एडम ने क्या गलती की जिसकी वजह से उसको दंड मिला, तो वो पूरी ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करता है।
ह्यूमन बींग्स को, एडम. सो ही रिप्रेजेंट्स द होल ह्यूमन बींग्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज 24 बुक्स? जो एपिक्स हैं, कौन से इनमें से सारे एपिक्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स, इनमें से कौन से एपिक्स हैं जिनके अंदर कितनी बुक्स हैं? टोटल 24 जिनमें बुक्स हैं. ठीक है. सो फेरी क्वीन में है, डिवाइन कॉमेडी में है, ओडिसी में है, या इलियड में है? सो इलियड. इलियड ऐसा वर्क है जिसके अंदर 24 टोटल मतलब मैक्सिमम जितनी बुक्स होनी चाहिए, किसमें? एपिक में जितनी मैक्सिमम बुक्स होनी चाहिए 24, वो पूरी कंप्लीटेड है किसमें? इलियड में. द टर्म एपिक कम्स फ्रॉम, जो टर्म है एपिक, एपिक ये कहाँ, कौन सी टर्म है? सो इट इज अ ग्रीक टर्म. ग्रीक टर्म कौन सी? एपोस, जिसका क्या मतलब होता है? वर्ड. नेक्स्ट, फ्रॉम विच ग्रीक रूट द टर्म एपिक हैज बीन टेकन? तो कौन से ग्रीक रूट वर्ड है जिससे एपिक लिया गया है, जिससे ये जो टर्म है एपिक वो डिराइव्ड हुई है? वो कौन सी टर्म है इनमें से? सो इट इज इपोस, जिसका मतलब क्या होता है? वर्ड. ठीक है. द रूट इपोस मीन्स सेम अ वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपिक, एक एपिक के अंदर वो पूछ रहा है, इन एन एपिक वी फाइंड हीरोइक डीड्स. हमें एपिक का जो मेन थीम क्या होता है? हीरोइक डीड्स होती हैं उसमें. और इसमें क्या होता है? अचीवमेंट ऑफ नेशनल हीरो. द एपिक हीरो में बी, जो एपिक हीरो होता है वो क्या होता है? इट मे बी हिस्टोरिकल, लीजेंडरी, बोथ और नन ऑफ दिस. बोथ, इट इज बोथ. हिस्टोरिकल भी होता है एपिक हीरो और लीजेंडरी भी होता है. सो इट इज बोथ ए एंड बी. एन एपिक इज कंसिडर्ड एज द डैश यॉनरा ऑफ पोएट्री. तो एपिक को क्या कंसीडर किया जाता है? हाईएस्ट यॉनरा कंसीडर किया जाता है, सबसे हाईएस्ट यॉनरा ऑफ पोएट्री. रिटन इन द सीरियस मूड, सीरियस मूड में लिखा जाता है, एंड इन सबलाइम लैंग्वेज. That is B. Epic is written in iambic pentameter. Which is the old surviving epic of Anglo-Saxon period? सबसे पुराना एपिक, सबसे ओल्डेस्ट एपिक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट एपिक इज बियोवुल्फ. बियोवुल्फ इज द एग्जाम्पल ऑफ द ओल्डेस्ट एपिक, और इसको क्या कहते हैं? नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं. सो इट इज कॉल्ड बियोवुल्फ. It is also called, Beowulf is also called National Epic of England. इसको National Epic of England भी कहते हैं. Next, Beowulf is a kind of, Beowulf क्या किसका एग्जाम्पल है? मॉक एपिक का, फोक एपिक का, लिरिक का, या एलेजी का? सो Beowulf is an example of folk epic. द शॉर्टेस्ट एपिक, सबसे छोटा एपिक, द शॉर्टेस्ट एपिक दैट इज 8 कैंटोज, जो सिर्फ 8 कैंटोज में है, वो कौन सा है? इट इज लाइट ऑफ एशिया बाय एडविन एर्नोल्ट. तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्गेस्ट अगर पूछ सकते हैं बियोवुल्फ, तो शॉर्टेस्ट भी पूछ सकते हैं कि शॉर्टेस्ट एपिक कौन सा रहा है. तो शॉर्टेस्ट एपिक रहा है 8 कैंटोज में, दैट इज लाइट ऑफ एशिया. लाइट ऑफ एशिया सबसे छोटा एपिक है. अ मॉक हीरोइक पोएम, एक जो मॉक हीरोइक पोएम है, दैट इज अ डैश ऑफ अ रियल एपिक. दैट इज अ पैरोडी, नकल होती है एक रियल एपिक की, प्रॉपर वो रियल एपिक नहीं होता. सो इट इज जस्ट अ मॉक हीरोइक मीन्स इट इज जस्ट लाइक द एपिक. ये एपिक की तरह होता है, पूरी तरह एपिक नहीं होता. द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस इज अ पैरोडी ऑफ, एक वर्क है कौन सा? द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइसिस. ये पैरोडी है किसकी? सो इलियड. सो इट इज बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस. ये क्या है? इट इज अ पैरोडी, इट इज अ कॉपी ऑफ, इट इज अ पैरोडी ऑफ वर्क इलियड. नेक्स्ट, अ मॉक हीरोइक पोएम इज रिटन इन अ, एक मॉक हीरोइक पोएम किस मूड में लिखी जाती है? मैंने बहुत अच्छे से बेटा आपको समझाया था कि मॉक हीरोइक पोएम लिखी जाती है नॉन सीरियस मूड में, क्योंकि इसका नाम ही मॉक है. सो नॉन सीरियस तो होगी. हु हैज रिटन द रेप ऑफ लॉक?
रेप ऑफ लॉक किसने लिखा है वर्क? इट इज बाय, अभी बताया था जस्ट 2-3 मिनट्स पहले आपको मैंने समझाया है कि रेप ऑफ लॉक वर्क किसका है? किसका है? अलेक्जेंडर पोप का। द बैटल इज फॉट इन द रेप ऑफ लॉक इन अ गेम ऑफ, एक बैटल हुआ था, लड़ा गया था किसमें? रेप ऑफ लॉक में। और वो बैटल, वो लड़ाई किस गेम में हुई थी? द फाइट इज इन विच गेम? इट इज इन द गेम ऑफ कार्ड्स, यानी कि पत्तों की, ताश के पत्तों की लड़ाई थी। द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन, कितने कैंटोज में लिखा गया ये? सो इट इज रिटन इन 5 कैंटोज। द हीरोइन ऑफ रेप ऑफ लॉक, अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रेप ऑफ लॉक की हीरोइन कौन थी? सो द हीरोइन ऑफ रेप ऑफ लॉक इज बिलेंडा। सो इट्स डी, बिलिंडा इज द हीरोइन ऑफ रेप ऑफ लॉक, जिसकी बालों की जो लट है उसके बारे में चर्चा है। तो रेप ऑफ लॉक उसी का डिस्क्रिप्शन है, उसकी लट का। रेप ऑफ लॉक मीन्स उसकी बालों की जो लट थी उसके बारे में, बिलिंडा के बारे में बताया गया। सो द रेप ऑफ लॉक इज रिटन इन, जो रेप ऑफ लॉक है वो किस में लिखा गया है? मर्शिया में, हीरोइक कपलेट में, इमेजरी में या आयरनी में? सो इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। रेप ऑफ लॉक हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। हाउ मेनी सिल्व्स आर गिवन द चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेलिंडास पेटीकोट इन द रेप ऑफ लॉक? ठीक है, कितने सिल्व्स जो है दैट आर गिवन इन द चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग बेलिंडा? बेलिंडा कौन है बेटा? हीरोइन है। किसकी हीरोइन है? रेप ऑफ लॉक की। उसके पेटीकोट इन द रेप ऑफ लॉक, मतलब कि उसके पेटीकोट को प्रोटेक्ट करने के, सुरक्षा करने के लिए कितने सिल्व्स लगे थे? हाउ मेनी सिल्व्स? 50 सिल्व्स लगे थे। द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस इज रिटन इन, ये जो वर्क है बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस, द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस, ये वर्क जो है किस लैंग्वेज में रिटन है? इट इज रिटन इन द ग्रीक लैंग्वेज। इसको ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट, बियोवुल्फ इज, बियोवुल्फ क्या है? इट इज द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, ये सबसे फर्स्ट है ओल्ड इंग्लिश एपिक, सबसे पुराना माना जाता है। नेक्स्ट वर्क, द पोम टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ लीडर, एक ऐसी पोम जिसमें कि आप बता रहे हैं एक स्टोरी एक लीडर की बता रहे हैं, ऑफ द होल कम्युनिटी, दैट इज रिटन इन अ नरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिक। सो एपिक की डेफिनेशन मान लो इसको एक, कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ द लीडर, ये लीडर की स्टोरी है, चाहे वो नेशनल लीडर हो महात्मा गांधी जैसे, या फिर कोई रिलीजियस हीरो राम और कृष्ण जैसे। तो एक लीडर की स्टोरी है जिसमें होल कम्युनिटी इज रिटन इन अ नरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल, तो गा के नरेशन के फॉर्म में पूरी स्टोरी लिखी जाती है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉक एपिक, मॉक एपिक का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो इट इज द लॉन्ग नरेटिव पोम, subject matter is tribal, the style is exalted and sublime, or all of these? B, that is subject matter इसका tribal होता है। ठीक है, which is a notable example of satirical mock epic in prose, तो मेन जो है नोटेबल मेन एग्जाम्पल क्या है किसका? सटायरिकल मॉक एपिक का। मॉक एपिक का एग्जाम्पल है डी, दैट इज स्विफ्ट्स। स्विफ्ट का कौन सा वर्क है? द बैटल ऑफ द बुक्स, जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है ये। सो दिस इज बेटा ऑल फॉर टुडे। यू कैन ज्वाइन अप, हम कोई भी कोर्स के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आप जैसे अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथ्स, हिंदी, किसी के लिए भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश फ़िलहाल मैं ले रही हूँ एड्यू मंत्रा पे, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप दूसरे टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं एड्यू मंत्रा पे। हमारा कोर्स अभी सिर्फ 1499 मात्र का है, और ये हमारा चैनल जो है दैट इज़ A1 एड्यू मंत्रा भी है और A1 इंग्लिश 360 डिग्री, दोनों ही हमारे चैनल हैं।
यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस फॉलोइंग नंबर पे।